Hello everyone and welcome to our show BPA Unplugged. Let's talk. तो आज जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो हमारी तरह आपकी तरह एक बहुत ही आम आदमी है, साधारण आदमी, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने जो काम किए उसके बाद वो उस आम आदमी की श्रेणी से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोडीज राइजिंग के कंटेस्टेंट राहुल जी। वेलकम। स्टार्टिंग में थोड़ा तमीज से करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारा तमीज से हो। नहीं, बिल्कुल हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अंत भी हमारा जो है वो तमीज से ही हो। लेकिन क्योंकि हम आपको ऑन कैमरा देख चुके हैं तो हमें पता है कि मतलब किस तरीके की भाषा, किस तरीके का आपका देसी अंदाज है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा तमीज मेंटेन रखें। तो वही एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, चाचा ताया सभी आगे पूछते हैं, कैसा लगा? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं मानता, कोई सेलिब्रिटी नहीं मानता। मैं पहले भी आम आदमी था, मैं आज भी आम आदमी हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं पहले भी बस कंडक्टर था, मैं आज भी बस कंडक्टर हूँ। रोडीज करना था इसलिए मैं रोडीज करने गया। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 2 बार पहले मैं भी फेल हो चुका, तीसरी बार में जाकर सेलेक्ट हुआ हूँ। अब रही बात कि कैसा सफर रहा, सफर मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत बिंदास, बहुत बेहतरीन सफर रहा मेरा। और ऐसा सफर कि जिंदगी जीना सिखा दिया इस सफर ने, कि किसी भी चीज को हम किसी भी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। नेवर गिव अप। जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी गिव अप मत करो। और सारा तुम कुछ भी करो, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो ये जो आपका पूरा सफर रहा पूरे शो का, काफी लोग आपको देख रहे हैं, काफी आपकी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। लड़कों से ज्यादा रेशियो यहाँ पे लड़कियों का है। तो ये जो पूरा सफर रहा ये कैसा रहा, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब थोड़े बहुत छोटे इंसिडेंट्स अगर आप बता सको। हाँ, कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए, किस तरीके के टास्क थे, या कैसा रहा पूरा सफर? देखो, रही बात टास्क की तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको टीवी पे देखना पड़ेगा ये सारा। कुछ चीजें मैं बता दूंगा तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। जो आप मेरी तारीफें कर रहे हैं कि आप देख चुके हो ऐसे वैसे, तो और तारीफें करने का मौका नहीं मिलेगा ना। और रही बात सफर की, सफर बहुत अच्छा रहा था, अच्छा करा है मैंने। और क्या पूछता आपने दोबारा? सफर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे वहां पे। एक्सपीरियंस अल्टीमेट कसम। जो दिक्कतें होती थी ना आम जिंदगी में, टट्टी की दिक्कत होती है, लैट्रिन करने की दिक्कत, बस यही। ये जो कुछ शब्द है ना आपसे, ये मुझे आज सीखने हैं पहले तो, क्योंकि पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारतवर्ष पागल हो रखा है इनकी इस भाषा के पीछे, देसी अंदाज के पीछे। क्योंकि वहां पर जितने भी लोग आए कोई इनके आसपास मैच ही नहीं कर रहा था। ये जो इनकी भाषा रही है वहां पे, उस पर भी हम आएंगे अभी, क्योंकि जो आपने पूरी एक भाषा शैली वहां पे प्रयोग करी है वो हमने लिख रखे हैं पूरे शब्द यहाँ पे, उसके बारे में भी आपसे बात होगी। तो पहले आप बता लीजिए अपना जो भी एक्सपीरियंस है और जिंदगी में आपको कैसे रहना है वो वहां पे पता चल। क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है यार, हम आपस में रह रहे हैं, साला आपस में। प्रेशर में तो हमने वहां पे राहुल जी को देखा, सुबह इतना ज्यादा प्रेशर था कि लाइनें लगानी पड़ रही थी। तो प्रेशर में तो हमने आपको देखा है, बहुत ज्यादा प्रेशर में देखा। अरे प्रेशर ज्यादा इसलिए रहता था क्योंकि अन्ना अंदर रहता था। अब अन्ना अंदर रहता था तो इतना टाइम लगा देता था बाहर निकलने में, और ऊपर से जो गैस छोड़ता था वो कायम चूरन खा के, पता नहीं कौन सा चूरन खा के गैस निकालता था। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। और वैसे भी वहाँ प्रेशर रहता है, जैसे कि हम साथ में रहते हैं और भाई मैं आपके साथ बैठा हूँ, शाम को आपको वोट आउट करना और आपका जिगरी यार हूँ, भाई तुझे नहीं निकालूंगा, मैं जो शाम को तुझे निकाल रहा हूँ, तो क्या यार। नहीं, आप अपने देसी अंदाज में बोलिए, क्योंकि लोगों को पसंद ही आपका वो देसी अंदाज है। क्यों भाई, ये अंग्रेजी हम भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। जहां तक हम बात फैन फॉलोइंग की कर रहे हैं, तो पहले तो एक बात मैं बता दूं कि राहुल गौतम के नाम से कुछ फेक पेजेस बन के आ रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो भाई, ये सब क्या कर रहे हो? मतलब भाई के ओरिजिनल पेज पर उतनी लाइक्स नहीं आ रही जितने फेक पेज पे आ रहे। तो जितने भी इनके फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करने से पहले, लाइक करने से पहले या सब्सक्राइब करने से पहले चेक करिए कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। ये फेक अकाउंट्स के चक्कर में मत पड़िए। राहुल गौतम जी के जितने भी ओरिजिनल अकाउंट्स हैं, चाहे वो एफबी पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, फिर चाहे वो ट्विटर पे हो, उन सबके लिंक्स हमारी
इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, तो आप उस पर जाइए, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, क्योंकि जैसे कि हमें बता रहे हैं कि किसी के भी फ्रेंड रिक्वेस्ट इग्नोर नहीं करते, ये सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सर से नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गुप्त सूत्र हैं, जैसा कि आपको पता है, बहुत अच्छे हैं, तो उनसे हमें पता चला है कि आपको बाबा कह के बुलाते हैं। हाँ बाबा, मेरी बात बताओ मुझे, आपके गुप्त सूत्र जो है ये कहाँ रहते हैं? ये मतलब खबरें ऐसी कहाँ से लाते हैं? मतलब ये मेरी बहुत अंदर की बात है, जो किसी को नहीं पता कि प्यार से मेरा निकनेम जो वो बाबा है। बहुत बहुत कम लोग जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मेरे थिएटर जहाँ मैं करता हूँ, या मेरे जो बहुत करीबी हैं, इवन मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं पता कि मेरा नाम बाबा है। सब राहुल नाम से जानते, कॉमन बाबा नाम से कोई नहीं जानता, बहुत कम बंदे जानते बाबा नाम से। ऐसे गुप्त सूत्र आप कहाँ से लाते हो? ये थोड़ा सा है, बस आप समझ नहीं पाए, काफी अंदर तक पहुंचे हमारी इसमें। तो खैर टॉपिक पे आते हैं कि आपको बाबा बुलाया जाता है। तो मतलब हमने काफी बाबा देखे, हमने आसाराम देखे, उनके बारे में बात नहीं करते। हमने बाबा रामदेव देखे, उनके बारे में भी बात नहीं करते हैं। फिर अभी ये बिग बॉस तो देखा ही होगा आपने, आपकी बार जो बिग बॉस में आए थे, जो खुद बहुत सारी बातें करते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो ऐसे बाबा तो हमने बहुत देखे। निर्मल बाबा हो गए, चटनी चटा देते हैं। आप किस तरीके के बाबा हैं? एक्चुअली में मेरा मतलब है, बाबा का मतलब है, मेरा मानना जो है, लोगों ने मेरे को जो बाबा नेम दिया, जो मेरे दोस्तों ने, जो मेरे प्यार है, जो मेरा ग्रुप है ब्लैक पर्ल आर्ट्स जो मेरा ग्रुप है, मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, तो मेरे दोस्तों ने प्यार से नाम दिया मुझे बाबा। मतलब मस्त, बिंदास, जबरदस्त, आगे पीछे की कोई फिक्र करने वाला नहीं, जो ना फिक्र करे उसका नाम है बाबा। रही बात इन बाबाओं की अकड़म झकड़म, ये सब ड्रामे हैं, ढकोसले हैं। रही बात उसकी ओम बाबा, अब की बात शायद आपने देखा होगा सीजन जिसमें प्रियंका चड्ढा का एलिमिनेशन था, मैं इस टाइम एज ए गेस्ट गया था बिग बॉस में। प्रियंका चड्ढा की एलिमिनेशन से पहले वो आए थे एपिसोड। तो ठीक है, नॉर्मली है, प्यार से, और फिर प्यार से जो मिले यार उसे रख लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो भी लोग कोई भी आपको कुछ भी प्यार से दे, गाली वगैरह रख ले यार, प्यार में तो दिए, क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, प्यार का नाम है बाबा, बोलो यार, मतलब 11 लोग मुझे बाबा बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर हम भी आपको बाबा ही बुला रहे हैं। हाँ कौन है? बाबा ही बुला रहे हैं। हाँ बाबा भाई। तो बाबा ये बताओ कि आपने इतना बड़ा शो कर लिया, लेकिन उस शो से पहले आप एक नॉर्मल कंडक्टर जो होता है वो थे। तो आज भी नॉर्मल कंडक्टर। हाँ बिल्कुल, आज भी एक नॉर्मल कंडक्टर ही है, लेकिन थोड़ा सा तो चेंज आया होगा ना। मतलब पहले आप सिर्फ एक कंडक्टर थे, अब आप एक रोडी कंडक्टर हो। अच्छा, तो बाबा अब तक ये तो समझ चुके होंगे कि हमारे जितने भी गुप्त सूत्र हैं ये कितना मतलब गहराई में जाते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो एक और बात है जिन्होंने पता करी कि जब आपने शो नहीं किया था और जब आप नॉर्मली अपनी जॉब करते थे, तो क्या एक बार मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि आप टिकट फाड़ रहे थे और सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसको आपने अपना मोबाइल नंबर जो है टिकट के पीछे लिख के दिया था? हाँ वो लड़की थी 544 का रुपये, काफ़ी अच्छी लगती थी मुझे। तो मैं बस में कॉमेडी करता रहता हूँ, तो रोज आती थी वो हर दूसरे तीसरे दिन आती थी। नहीं आती तो मैं बस को थोड़ा लेट करवा देता था, उसका वेट करता था मैं। अच्छा, कई बार उसका वेट कर रहा था। कतई आशिक यार आज की वजह किसी की जिंदगी में होती है, तो वो मुझे पसंद थी और वो भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती थी। तो कॉलेज था हमारा, गार्गी कॉलेज में थी वो। अच्छा, तो एक बार ऐसी कुछ कंडीशन हो गई थी कि किसी को पैसे देने थे और मेरे पास खुले नहीं थे, तो उसने उसकी हेल्प करी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी वो आदत। देन मैंने उसको तब तो नंबर नहीं दिया, लेकिन उतरते टाइम उसकी टिकट के पीछे अपना नंबर लिख के दिया था, और जिसका मुझे जवाब भी आया था। इसके बाद हमारे काफ़ी अच्छा रिलेशन चला काफ़ी लंबे टाइम तक। और तो वो शादी से पहले की बात थी, तो काफ़ी अच्छा था वो नंबर लिख के देना। वो डर भी था, मतलब यार कहीं पढ़ना मार वो सब तो ठीक है बाबा कहीं, लेकिन पता हमें ये भी चला है कि अब जो होता है ना,
अब उल्टा होता है, अब आपको नोटों के पीछे नंबर मतलब लिख के दिए जाते हैं, तो हमें वो नोट चाहिए। एक्चुअली में ऐसा 2-3 बार हुआ है। अभी एक ड्यूटी पे गया हुआ था नशेपुर की तरफ, तो लड़की ने 10 के नोट के पीछे नंबर लिख के दिया था और एक ने 2000 के नोट के पीछे अपना नंबर लिख के दिया था। एक तो 2000 का नोट ऊपर से नंबर है, तो हमें बाबा वही नोट चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ एक बात और मैं बता दूं यार, ये नोटो वोटो में ना लिखा मत करो, करेंसी है हमारी, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ नोट हमें चाहिए वो, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अभी भी कुंवारे मर रहे हैं बाबा ठीक है बाबा, तो उनका भला होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को उनका भी, बिल्कुल, तो नोट दिखा दूंगा। बिल्कुल। तो ये जो एक नॉर्मल से बस कंडक्टर से इतने बड़े शो तक की आपकी जो ये एक पूरा सफर रहा, एक पूरी जर्नी रही, हर किसी की इंसान में टर्निंग पॉइंट, हर किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, हर इंसान की लाइफ में, जहां पर वो ये चीज तय करता है कि ठीक है अब मैंने ये बहुत टाइम तक कर लिया, अब मुझे यहाँ से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करना है। तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, मतलब कब आपने फैसला किया कि ठीक है मैं एक बस कंडक्टर हूँ लेकिन अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, और जब वो टर्निंग पॉइंट आया तो उसके बाद क्या क्या स्ट्रगल्स है आपकी लाइफ में? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल सा बस कंडक्टर जब बोलेगा कि यार मुझे ना कैमरे पे आना है, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 1 साल में ना आप मुझे यहाँ देखो, तो बहुत से लोग होते हैं जो कहेंगे यार पागल हो गए हैं। एक्चुअली वैसा ही होता है, जब क्योंकि मेरे से एक ड्राइवर था जेपी नाम का, तो उसने बोला था राहुल तू कंडक्टर के लिए नहीं बना, वो से ये कहता था, मैंने कहा यार मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। और मैं उससे ये पूछा, मैंने कहा मैं खुद क्या कर सकता हूँ, उसने अब मुझे विश्वास दिलाया कि भाई तू कर सकता है, एक बार ट्राई कर, तो जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। और उसकी बात पर भरोसा करके मैं आगे बढ़ा और मैंने कभी मुड़ के नहीं थी। मैंने कई सारे एपिसोड्स करे साउथर्न इंडिया, कई सारे साउथ की फिल्में, एक साउथ की फिल्म भी करी डिक्टेटर, और प्राइम पेट्रोल, और एड बीजेपी का वीडियोकॉन का एड, शॉर्ट फिल्म्स, थिएटर जो आज भी कंटिन्यू किया, टेम्पल आर्ट्स जिस थिएटर से हूँ, ये सब करता रहा मैं, और मेहनत कहीं ना कहीं मेरी रंग लाई है। इसके बाद आज मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो रोडीज के थ्रू, तो बिग बॉस करा मैंने इस साल का, कई सारी चीज़ें हैं, स्ट्रगल करा है, मेहनत करी है। और रही बात टर्निंग पॉइंट की, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा। हाँ थिएटर ज्वाइन करा था मैंने, थिएटर ये सोच के ज्वाइन करा कि 3 महीने के लिए थिएटर ज्वाइन कर लेता हूँ और वो 6 दिन की जिंदगी जो बर्बाद जाती है 1 दिन जीने में गुजारूंगा। तो पता नहीं चला 3 महीने कब 3 साल तक गुजर गए, और मैं ऐसे लेवल पर आके खड़ा हो गया हूँ कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे देखना पसंद करें, जिस लहजे में बात करता हूँ उस लहजे को लोग पसंद करने लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत लोकल बोलता हूँ। इंग्लिश में मेरे को बिल्कुल आती ही नहीं है हिंदी बिल्कुल बोलता हूँ, और हिंदी में बड़ी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं लड़कियों को पसंद है नहीं। वो तो खैर हमने भी देखा है कि जिस तरीके से आप बोलते हैं भौकाल मचा दिया, कतई भौकाल मचा दिया, क्योंकि जो कतई ये शब्द है ये यूपी में बहुत यूज किया जाता है। हाँ हमारे लखनऊ और कानपुर की तरफ काफी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये जो आपने एड्स किए थे और सब कुछ किया था, तो हमारे उन्हीं कुछ सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि वो जो एड्स थे वो सिनेमा हॉल्स में आए थे। हाँ, और आपको पता नहीं था, और अचानक से आपके सामने वो ऐड चल गया, आप शायद कोई फिल्म देखने गए थे। तो एक जब वो एक अचानक से मोमेंट आता है कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आपके सामने कुछ आ जाएगा, और अचानक से आपने देखा कि आप बड़े पर्दे पे आ गए, तो क्या फील होता है? एक्चुअली उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से बैठा हुआ। ओ बेटे, फिर तो खुशी डबल हो गई होगी। हाँ खुशी डबल हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो जो ऐड करा है बीजेपी का मैंने, वो हॉल पे चलेगा 17 mm पे वो जो चल रहा था, और उसके बाद मेरी फीलिंग हुई और मैं यूँ बैठ के गर्लफ्रेंड, और वो मुझे यूँ। उन्होंने क्या था? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खुश रही यार। वो शादी से पहले की आप क्या चाहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं वो एक अलग मोमेंट था, तो काफी अच्छा था वो भी। और हम चलते गए, कुछ आगे आप इम्पोर्टेंट सवाल नहीं, आगे नहीं, अब तो असली पते की बात शुरू हुई है, क्योंकि अब तो लॉन्डो का इंटरेस्ट आना शुरू होगा। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी फिल्म आई थी जिसमें बहुत ही महान कलाकार ने ऐसा बोला था कि कलाकार बनने के ना दिल का टूटना जरूरी होता है, जब दिल की बजती है ना तब आती है झनकार।
तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा मोमेंट आया ही होगा। हाँ, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा मोमेंट आया था, क्योंकि किसी ने मुझे भी जीरो कहा था, यू आर अ बिग जीरो। तुम्हारे लिए तुम्हारा थिएटर में, तुम्हारे लिए तुम्हारे सर में है, तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त में है, जिनके साथ तुम रहते हो तुम्हारे लिए वो मेरे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुम जिंदगी भर लोगों को खुश करते रहोगे, तुम लाइक ए जोकर, यू आर अ बिग जीरो, यू आर अ बिग टफर। और मैंने से कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा थैंक यू यार, जीरो जो है ना, चलो मैं जीरो हूँ, मुझे आई प्राउड टू बी एन जीरो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जीरो हूँ, मगर लेकिन मैं वो जीरो हूँ जो एक से पहले नहीं एक के बाद लगता है, और मैंने वो प्रूव कर दिया। और आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं वैल्यू उस जीरो की दिखाऊंगा। और मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं आज भी जीरो ही हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कॉमन हूँ। इसलिए मैं सब हर एक बंदे से कॉमन बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैंने थिएटर कराया और या फिर मैंने रोडीज कराया, बिग बॉस कराया, तो मैं सेलिब्रिटी, ऐसे सेलिब्रिटी मैं लोगों के सामने पेश हूँ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मैं बल्कि मतलब पहले से भी डाउन टू अर्थ हो गया। वरना कई लोग ये ना समझे कि यार इसने रोडीज कराया तो एटीट्यूड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल मेरा भी टूटा, बहुत गंदे तरीके से टूटा है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि टूटना चाहिए था, अगर दिल ना टूटता, मुझे जीरो ना कहते तो आगे आज मैं रोडीज ना करता, आगे ना बढ़ता। शायद मैं तुम्हारे चक्कर में अपना घर परिवार, माँ बाप, अपना थिएटर, अपनी नौकरी में सब छोड़ने को तैयार था। लिटरली मैं बिल्कुल छोड़ने को तैयार था, लेकिन कहते हैं ना अकल जो आती है वो बादाम खाने से नहीं, वो ठोकर खाने से आती है। पिछवाड़े पे लात पड़ती है ना तब कहीं जाके आती, तो पिछवाड़े में बहुत गंदी लात पड़ी थी मैंने। फिर उसके बाद थैंक यू जीरो कहने के लिए, जीरो कहने के लिए थैंक यू। तो अब जितनी भी लड़कियां हैं वो सब लड़कों को ना जीरो बोलो, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बाबा, आगे का क्या प्लान? क्योंकि आप जो प्रूफ करना चाहते थे वो कुछ हद तक आपने प्रूफ कर दिया। एक नॉर्मल सा बस कंडक्टर एक इतने बड़े शो में आ गया और एक इतनी बड़ी पहचान बना ली कि आज लोग आपको पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं। तो अब इसके आगे क्या? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर है। मैं इसके आगे क्या, मेरे साथ तो पता किस्मत है, मुझे ना क्या करा है कि चुतियापा करा है। जब भी एक शब्द में लिख लूं पहले कि जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा चुतियापा करा है। मैंने जब भी किसी चीज के बारे में करने की सोची है, प्लान बनाया है, जब भी प्लान बनाया प्लान पे मेरा पानी गिरा है। इसलिए मैं प्लान बनाता ही जो भी ऑन द स्पॉट मुझे मिलता है वो उसे करता हूँ, और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि कर्मा ही तुम्हारा सब कुछ है। जो तुम करते हो, जो तुम्हारा कर्मा है, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। और अच्छा है, बाकी मैंने हमारे गैंग लीडर जो थे रोडीज के, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। रणनीजा भाई थे, निखिल थे, बहुत बढ़िया थे। उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि पहले जैसा कि हमने देखा था कि आप करण की गैंग में थे, करण कुंद्रा सर की गैंग में थे आप, फिर उन्हें कुछ रीजन से छोड़ना पड़ गया शो, देन निखिल सर की गैंग में आया। तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली बात है कि वो काफ़ी पुराने, काफ़ी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सबको संभालते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है सबके साथ। तो बाकी गैंग लीडर्स हो गए और आपके गैंग लीडर हो गए, तो उन सबके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सबके बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सब बहुत अच्छे हैं। जो कैमरे पे दिखते हैं उससे अलग है, जो असल जिंदगी जो होती है ना, मतलब कलाकार की एक असल जिंदगी जानने को मिली कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं। क्योंकि हम एक्चुअली में देखते हैं ना वो लिमिटेड बातें करते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ पर्सनली रहते हैं ना, एक महीना पूरा उनके साथ बिताया है, कैसे खाना पीना, हंसना बोलना, वो बिल्कुल कॉमन मैन की तरह है यार। बस उन्हें रहना पड़ता है कि एज ए सेलिब्रिटी मेंटेन करना पड़ता है। बहुत बढ़िया लोग हैं। रणविजय भाई की एक खास बात है कि वो हर एक को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, हर एक को मतलब फुल सपोर्ट करते हैं। मुझे तो हर जगह सपोर्ट करा। प्रिंस भाई की बात ये है कि वो हमेशा ना, भाई करना है तुझे, ये करके दिखा तू, जो तू करके दिखा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नेहा मैम बहुत फ्रेंकली है, बहुत बहुत बढ़िया है। और रही बात निखिल भाई की, भी बहुत शार्प माइंड है, लाइक फॉक्स, भेड़िए की तरह बिल्कुल। तुम्हारा लोगों भी था भेड़िया, बहुत तेज दिमाग, कम बोलते लेकिन जितना बोलते उतने मैं 100 बातों की एक बात करके बात करता हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है।
कैसे किसी चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं, तो बहुत अप्रिशिएशन मिलता वहाँ से, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। और तो नॉर्मली ऐसे ही है बस। तो अब आगे क्या, मतलब आगे आप ये जो आपकी एक जॉब है कंडक्टर की, जो कि आपने कैमरे पे भी ये बोला था कि आप उस जॉब को कभी नहीं छोड़ोगे, तो अब आप उस जॉब से स्टिक टू रहोगे या फिर आपका अब आगे आप सोच रहे हो कि हाँ और ज़्यादा काम करना है कैमरे पे, और ज़्यादा इंडस्ट्री में जाना है, और ज़्यादा लोगों से मिलना है, या और ज़्यादा उधम मचानी है, भौकाल मचाना है, कतई भौकाल मचाना है? एक्चुअली में ऐसा ही है। मैंने कहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपनी नौकरी पे ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज, बिग बॉस करा मैंने, रोडीज करा, बीजेपी की ऐड करी, वीडियोकॉन की ऐड करी, शॉर्ट फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स और जो प्रैंक शोज में खुद करता हूँ, इसमें मेरी नौकरी करना बहुत अहम रोल है। नौकरी करती तो शायद मेरे को ये सब करने का मौका नहीं मिलता। मेरा प्लान ये है कि नौकरी तो है, नौकरी रहेगी, खुदा ने चाहा तो नौकरी मेरी रहेगी बरकरार, लेकिन यार जिंदगी में हर एक को आगे बढ़ने का शौक है, हर एक कोई आगे बढ़ना चाहता है। और मैं जिस ग्रुप से हूँ उनकी भी उम्मीदें हैं मेरे से। हमारे सारे अमूल चाकरनाथ सर, तो मतलब जैसे मेरे पिताजी ऐसे मैं उनको मानता हूँ अपने लिए, तो मैं चाहता हूँ उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं कि मैं 70 नंबर आऊँ। मेरी भी, मैं तो अपना ये सब चीज़ें बंद कर देता एक्चुअली, मैं उन्हीं की बदौलत में अभी तक टिका हूँ। वो 3 साल पहले, 3 महीने पहले खत्म कर चुकी, 3 साल पहले जब 3 महीने मैंने डिसाइड करे थे, मैं तभी बंद कर देता, लेकिन उनके भरोसे पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी आगे चलता चला जा रहा हूँ। मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं है जितना मैं उनको भरोसा करता हूँ। तो मेरा पूरा प्लान है आगे जाने का। जो थिएटर में उन्होंने लोग एक्टिंग सिखाई है, जैसे जितनी भी मैं करता हूँ और जैसी भी मैं कर रहा हूँ आज तक, जो भी करता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नौकरी है, मैंने कहा था मैं जाने के बाद अपनी नौकरी पर जरूर जाऊँगा, और मैं नौकरी कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ पर्सनली। लोग फोटो खिंचाते हैं, भाई खिंचाओ यार, अच्छा लगता है मुझे, मेरे से फोटो खिंचा रहा है। एक्चुअली वो कंडक्टर से फोटो खिंचा रहे हैं, जो कंडक्टर रोडीज में था, वो मुझसे नहीं, मैं वो राहुल के साथ फोटो नहीं खिंचा रहा, वो कंडक्टर के साथ फोटो खिंचा रहे, रोडीज कंडक्टर के साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा जो कंडक्टर का है जो टैग है वो अच्छा लगा कि कंडक्टर ऐसे भी होते हैं। शायद मुझे देखे कई और कंडक्टर प्लीज आप रोडीज के लिए आए और अच्छी जगह पर दिखे। तो आगे मेरा पूरा प्लान है, मैं भी बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो जब आपने भी ये डिसीजन लिया होगा कि अब आपको इस फील्ड में आगे जाना है या फिर आपको एक आर्टिस्ट बनना है, कलाकार बनना है, तो ऑब्वियसली बात है घर पे आनाकानी थोड़ी बहुत हुई होगी, तो वो चीज़ें आपने फिर कैसे संभाली? एक्चुअली मैं घर में बड़े झगड़े होते थे, भाई और मम्मी को सपोर्ट करते थे, लेकिन पापा को भी डर था यार, फेल हो रखा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी चली क्या होगा इसका। उन्होंने कभी मना नहीं करा, लेकिन एक बाप का डर होता है बच्चे के लिए कि यार अगर नौकरी चलेगी तो इसका क्या होगा। तो वही डर पापा की आंखों में था, यार अगर इसकी नौकरी चलेगी इस थिएटर के चक्कर में, क्योंकि पापा को पता नहीं थिएटर क्या होता है, थिएटर आम लोगों को भी नहीं पता। एक्चुअली में थिएटर का मतलब होता है फिल्म हॉल, क्योंकि थिएटर लाइव एक्टिंग होती है। तो पापा को कहीं ना कहीं डर था। मैंने कहा पापा थोड़ा विश्वास रखो, मैं आपकी बात करूँगा और दिल से कह रहा हूँ। और मैंने अभी तक जिस भी फैसले को मैंने अपने हाथों से लिया है ना, कभी पछताया नहीं, बस वही करा मैंने। थिएटर झगड़े होते थे रोज, गाली गलौज इधर उधर फलाना ढिमका, बहुत चीज़ें होती थी पापा के साथ। मम्मी भी कहती थी यार, मम्मी ने मुझे सपोर्ट करा, भाई कहता था यार कुछ नहीं रखा, स्टार्टिंग जरूर करी, लेकिन देन उसके बाद जब काम मिलना शुरू हुआ, जब मेहनत करने लगी, तो फिर सब नॉर्मल। स्टार्टिंग में सबके साथ दिक्कत होती है, क्योंकि शायद हमारे माँ बाप को ये लगता है दिक्कत हमारे माँ बाप के साथ है, दिक्कत हमारे साथ है, क्योंकि हम एक चीज़ चुनते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। तो उनको वही चीज़ का डर था कि यार ये फिर पकड़े, फिर 1 साल बाद छोड़ दे, फिर क्या होगा इसका। तो मैंने छोड़ी नहीं, मैंने पकड़ के रखा और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो कहता पापा था और 2 बटन खोल के चलो, और आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा करने वाला हूँ। पता नहीं है मुझे मैं क्या करूँगा, लिटरली मैं आज भी नहीं जानता मेरा भविष्य क्या है, लेकिन मैं अपना भविष्य जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करूँगा। बिल्कुल बाबा, हम सबकी दुआएं आपके साथ है कि आप बिल्कुल बहुत बहुत कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा बाबा, हमारे शो में ना एक सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर, यूं कह लो कि बीपीए अनप्लग लेट्स टॉक। तो जहां पर मैं आपसे एक वर्ड बोलूंगा और आपको एक लाइन के अंदर उसके बारे में बताना, लेकिन टाइम नहीं ले सकते आप। एक लाइन में? हाँ, एक लाइन में या एक शब्द में, लेकिन टाइम नहीं ले सकते आप, आपको तुरंत बताना। रेडी? रेडी। निखिल सर। काफी तेज दिमाग। नेहा लुके। काफी बिंदास। प्रिंस। मोटिवेशन। रणविजय सर। हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए रेडी। थिएटर। मेरी जान। जॉब। मेरा धर्म। फैमिली। मेरी जिंदगी। वाइफ। मेरा प्यार। प्यार।
आए जियो, क्या बात है, क्या बात है। तो एंडिंग में हमने फिर उन्हीं गुप्त सूत्रों से जो है ना ये पता लगा है कि बाबा को पढ़ने का बहुत शौक है, मतलब शायरियां बहुत पढ़ते हैं बाबा। और इनके जो हम कह रहे हैं कि खासम खास फेवरेट जो शायर है वो राहत इंदौरी साहब है, अगर मुझे पता हो तो उनकी 4 लाइनें तो सुनना बनता है। उनकी काफी फेमस जो शायरी है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, आए है उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब, चाकू वाकू छुरियां वरियां खंजर वंजर साहब, क्या उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से वो रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर बिस्तर तकिया वकिया सब, अरे मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके पड़े तो उसके भी कपड़े वपड़े जेवर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, इस तरीके से आपके साथ बैठ के बात करना मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल चीज है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो आज हमारे साथ जुड़े थे रोडीज राइजिंग से राहुल गौतम उर्फ बाबा भाई। तो इसी तरीके से आप आगे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और भी बहुत सी हस्तियों को लाने वाले हैं, उनसे इसी तरीके से रूबरू होने वाले हैं। अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई ऐसी हस्ती है, कोई आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसको इस तरीके से आप बैठ के इतना कैंडिड होकर बात करते देखना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल बताइए। नीचे हमारी मेल आईडी है, या अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल हो जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें हमारी मेल आईडी पे भेजिए, हम बिल्कुल उन्हें यहाँ लेकर आएंगे और उनसे इसी तरीके से बात करेंगे। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, आप प्लीज 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 हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और हाँ टैग भी कीजिए। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी रही।